ठीक, देखिए जो जैसा पढ़ाएंगे वैसा ही आपको अपलोड कर देंगे। जिसको भी घर में दोबारा पढ़ना होगा ऐसे ही करना, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलता है हम वीडियो को काटे एडिट करें। जो भी पढ़ाएंगे या जो भी पढ़ाते हैं तो क्लियर ही पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं कि इधर उधर से कुछ पढ़ा देते हैं जो काटना पड़े या और सब। हाँ, थोड़ा यही होता है कि इसमें जैसे लिखने का टाइम जब ज़्यादातर लिखते रहते हैं तो काट देते हैं तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है वीडियो, तो वो ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मतलब A to Z जो पढ़ाते जाएंगे एक तरफ से वो लिखते जाएंगे, और इसमें एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो होगा उसी से डाल देंगे। ठीक है, तो जिसको भी दोबारा मान लीजिए कुछ समझना होगा तो अगर देखेंगे घर में तो आप दोबारा देख सकते हैं उसको निकाल करके ऐसे रूप में। जिसको ज़्यादा होगा जहाँ से जोड़ी होगा फास्ट करके देख सकता है, वीडियो आगे बढ़ा के देख सकता है, जहाँ से उसको जोड़ी पड़ेगा जो चीज़ दिक्कत है वहाँ कर। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वास्तविक संख्याएं जो आपका चैप्टर है 10th क्लास का पहला चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, तो इसको हम लोग अभी बनाएंगे। इससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट सारा समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम लोग बीटीसी के बेस पे ही हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसके बाद लास्ट आवर में जब हमारे सिलेबस खत्म होंगे तब क्वेश्चन बैंक करवा करके यानी कि वो आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अब देखिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर्स है। तो हम पहले समझेंगे संख्या। पहले ये जानिए कि संख्या होता कितने प्रकार से। संख्या मेनली दो तरह का होता है ना। ये आप सब पहले पढ़े होंगे, 9th में हम बताए होंगे, या आप लोग है ना 9th में हम पढ़ाए हैं, 9th से भी आप लोग पढ़े होंगे पहले से कि संख्या क्या होता है या कितने तरह की संख्या होती है। संख्या दो तरह का होता है, वास्तविक संख्याएं और होता है दूसरा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, यानी इसको बोलते हैं रियल नंबर। और ये होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो ध्यान दीजिए, इधर समझ लीजिए, फिर लिखना है आप लोगों को। पहले जब हम समझाएंगे बताएंगे उस टाइम में नहीं लिखना है, तो लिखने के लिए आपके पास समय है, लिख लीजिएगा। ठीक, समझ में आना चाहिए। देखिए कॉपी में सिर्फ जो पढ़ा हुआ चीज कॉपी में नहीं रहना चाहिए, वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। हमें ये नहीं कि कॉपी में सिर्फ लिख लिए छाप लिए बस हो गया, नहीं। हम यहाँ जो भी पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाना चाहिए क्या होता है। और यहाँ जब कोई चीज ध्यान से सुन लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे, फिर वो आपको बैठ के रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आप जाके घर में एक बार रिवाइज कीजिएगा ना, आपके दिमाग में पूरा चीज बैठ जाएगा कि क्या है कि नहीं। जो समझते नहीं है उसको बार बार आपको बैठ करके घर में रट्टा मारना पड़ेगा, और रटोगे फिर भी याद नहीं होगा आपको, समझे। तो इसलिए अगर सिर्फ रट के पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे तुरंत, लेकिन आप जो चीज एक बार समझ जाएंगे फिर वो आपको मतलब जल्दी से वो भूलेंगे नहीं। एक बार रिवाइज करोगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, इसलिए चीजों को दिमाग में बैठाइए। तो संख्या जो होता है नंबर्स ये 2 टाइप के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक संख्याएं क्या होगा, जो रूट के अंदर में माइनस वाली संख्याएं है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, देखिए रूट के अंदर में माइनस, जैसे -1, -2, -3, रूट के अंदर -3, रूट अंडर -4, कोई भी संख्या है रूट के अंदर में अगर माइनस लगा हुआ है तो वो होता है काल्पनिक संख्या। यहाँ हमें काल्पनिक संख्या के बारे में अभी तक कोई चैप्टर्स नहीं मिला है, तो इसके विषय में हमारा फर्स्ट बार इंट्रोडक्शन होता है 11th क्लास में। 11 क्लास में जब मैथ पढ़ते हैं तो वहां आपको एक चैप्टर ये है इमेजिनरी नंबर, जहां i² होता है -1 है ना, i² का वैल्यू होता है -1। तो वहां से हम लोग को इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक, तो अभी तक हम लोग को काल्पनिक संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या आप लोग शायद कभी सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे पता नहीं है ना। लेकिन नंबर जो होता है 2 तरह के होता है, एक वास्तविक होता है और एक काल्पनिक। तो संख्या को इन 2 तरह से बांट सकते हो। अब देखिए रूट के अंदर में माइनस वाली संख्याएं जो होगी वो सब काल्पनिक हो जाएंगी, बाकी दुनिया में जितने भी संख्या होंगी वो सारे वास्तविक के अंदर आएंगे।
और हम लोग अभी सारा किसमें पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या के बारे में। जितना भी संख्या पढ़ेंगे सब वास्तविक में पढ़ेंगे। अब फिर जो वास्तविक संख्या है इनके भी दो भाग होते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जा सकता है ना? तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये होता है परिमेय संख्या, यानी इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या के बारे में भी आप जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या जो रूट में रहेगा, जिसका रूट नहीं हटेगा वो अपरिमेय होगा। यानी जो रूट में हो और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो आपका अपरिमेय होगा। तो डेफिनेशन तो हम लोग ऐसे देते हैं कि जिसे पी बाई क्यू में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय होता है। तो पी बाई क्यू में कौन नहीं आएगा? तो जो रूट में रहेगा, जिसका रूट नहीं हटेगा वो आपका अपरिमेय है, उसी को हम पी बाई क्यू में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो जो रूट में रहेगा और जिसका रूट नहीं हटेगा वो होगा आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर है? ठीक, तो ये अपरिमेय संख्या जो रूट में हो और जिसका रूट ना हटे तो वो अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या जो है, इसके बाद आपको जैसे कि दशमलव प्रसार में आते हैं, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, मतलब ये ना तो कटेगा ना कभी दोहराएगा। ठीक है, ऐसी संख्या होती है। तो दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग अलग से फिर पढ़ेंगे। अभी पहले हम नंबर्स जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या होगा? जो रूट में हो और जिसका रूट नहीं हटे वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे कि रूट 2, रूट 1 नहीं, 1 पे कभी भी रूट नहीं होता है, क्योंकि 1 पे रूट जब भी आएगा तो 1 गुना 1 लिख सकते हो उसको, तो 1 बाहर निकल जाएगा। तो 1 पे रूट जब भी देंगे तो वो रूट हट जाएगा, 1 पे कभी भी रूट नहीं रहता है। ठीक, तो जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 4 नहीं होगा, रूट 4 में से 2 निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 4 का पूर्ण वर्ग हो जाता है। रूट 6, रूट 7, रूट 8, फिर रूट 9 नहीं होगा, 9 में से 3 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ईटीसी लगा दीजिए। इस तरह का संख्या आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो भी संख्या रूट में रहेगा, जिसका रूट कभी भी पूरी तरह से नहीं हट पाएगा, वो संख्या आपका होगा अपरिमेय संख्या। जो रूट में होगा और जिसका रूट पूरी तरह से नहीं हट पाएगा तो वह संख्या आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और इसके बाद बाकी सारी संख्या क्या होगा? परिमेय होगा। मतलब जो रूट में रहे और जिसका रूट पूरी तरह से नहीं हट पाएगा वो अपरिमेय होगा, और बाकी सभी संख्या आपका परिमेय होगा। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया। अब इसके बाद दशमलव प्रसार में भी जानेंगे। दशमलव प्रसार अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, दशमलव प्रसार आगे हम अलग से बताएंगे उसको। अब देखिए, फिर परिमेय संख्या के भी फिर दो भाग कर सकते हैं। जो परिमेय होते हैं इनको भी हम फिर से दो भाग कर सकते हैं। कौन कौन से? तो परिमेय के दो भाग कर सकते हैं। कौन सा? पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, है ना? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, यानी इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर। और दूसरा होता है भिन्न संख्या, यानी फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। ठीक है, तो यानी कि परिमेय संख्या के लिए दो भाग हो जाते हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, भिन्न संख्या तो आपको बटे में रहेगा, यानी अंश बटे हर के रूप में रहेगा, वो भिन्न होगा। जब भी किसी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाएगा तो भिन्न संख्या बनेगा, है ना। किसी एक पूर्णांक को जब दूसरे पूर्णांक संख्या से भाग देंगे तो वह भिन्न संख्या। जैसे मान लो एक पूर्णांक ए है और उसको किसी दूसरे पूर्णांक बी से भाग दे दिए तो भिन्न बन जाएगा, ए बटे बी, है ना, वो भिन्न संख्या कहलाएगा। तो भिन्न में भी दशमलव भिन्न होता है ना। ठीक, तो मेनली ये है भिन्न संख्या है।
तो भिन्न संख्या जैसे देखिए इसके कोई डिवाइड, इसको कोई प्रकार में नहीं बांटे हैं, तो भिन्न संख्या हो गया जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4, 5/7, कुछ भी ETC, ये सभी क्या है आपका भिन्न संख्या होगी। ETC लगा दीजिए, ये सभी आपका है भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर। ये अंश बटे हर के रूप में होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, यानी अंश बाय हर। अब जो पूर्णांक संख्या होता है इसको हम कहें तो 3 भाग में बांट सकते हैं, है ना। ऐसे जनरली कहेगा कि 2 भाग में बांट सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक नहीं, यहाँ 3 भाग हम करेंगे। कैसे करेंगे? एक देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, हम पहले ऋणात्मक ही लिख रहे हैं बायां साइड से, या उधर भी लिख सकते थे, तो धनात्मक ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक, हम ऋणात्मक लिख रहे पहले, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, को इधर ही लिखना था, इधर धनात्मक लिखते उधर ऋणात्मक लिखते, थोड़ा आसानी हो जाएगी करने में। ऐसे तो बायां साइड वो नंबर लाइन में हम लोग बता देंगे, पहले धनात्मक लिखते, इससे थोड़ा इधर लिखने में नीचे सुविधा होगी, इसलिए धनात्मक लिखते, कोई दिक्कत नहीं, पहले धनात्मक या ऋणात्मक उससे कोई मतलब नहीं। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा कर दीजिए एक क्या, और इधर करते हैं, दूसरा में डालिए शून्य, शून्य अलग कीजिए, पूर्णांक में शून्य भी होता है ना, शून्य, 0। और अगला होता है धनात्मक पूर्णांक, तीसरा, धनात्मक लिखिए ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, तो पूर्णांक संख्या को हम 3 भाग कर सकते हैं, क्या क्या? धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य अलग क्यों कर दिया हमने? देखिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक 2 बोल सकते हैं, लेकिन शून्य को हम अलग कर सकते, क्योंकि पूर्णांक के अंदर शून्य भी आता है और शून्य को हम किसी एक धनात्मक में या ऋणात्मक में नहीं रख सकते हैं, क्या कि शून्य जो है ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अरे 0 में ना तो प्लस चिन्ह दे सकते हैं ना ही माइनस चिन्ह, उसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। तो 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। 0 इज द नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। 0 इज द नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ठीक है। इसीलिए 0 को अलग हमने किया है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या को ये 3 भाग कर सकते हैं। अब यहां देखिए, तो पूर्णांक संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक जो होगा ये आपको प्राकृत संख्या ही होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक भी होता है। जितना भी धन पूर्णांक होगा उनके संगत एक ऋण पूर्णांक भी होगा, जो उनके साथ जुट करके 0 बन जाएगा, है ना। और उस धन पूर्णांक के संगत ऋण पूर्णांक को उनका योज्य प्रतिलोम बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, है ना। यानी उसको जोड़ने से वो उसके साथ क्या होगा, कट के 0 हो जाता है, ठीक। तो जितने भी धन पूर्ण, जैसे 1 है तो 1 का -1 होगा, 2 है तो -2 होगा, 3 है तो -3 होगा, जितने भी धन पूर्णांक सबका ऋण पूर्णांक भी होगा, ठीक। ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहां से देखिए, ये धनात्मक पूर्णांक और शून्य, धनात्मक पूर्णांक और शून्य, ये दोनों मिल करके आपका बनेगा क्या? पूर्ण संख्या। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या बनेगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर। अब फिर पूर्ण संख्या के अंदर में आएगा क्या? प्राकृत संख्या,
प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या, और प्राकृत के ही अंदर में आएंगे आपका, है ना, प्राकृत संख्या के अंदर में नीचे दिख रहा है, आता है ना इसमें, यहाँ तक पूरा आता है नहीं, यहाँ तक अभी दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। अब प्राकृत के ही अंदर में आएंगे अब सभी संख्याएं जो हम लोग जानते हैं, चाहे वो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना, ये सभी संख्याएं आपके किसके अंदर आएंगे? प्राकृत संख्या के अंदर आएंगे। तो प्राकृत के ही अंदर में अब आएगा क्या? जैसे मान लीजिए सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, है ना। इसके बाद है विषम संख्या, विषम, ये सब प्राकृत के ही अंदर है, सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। ये जितने भी सम, विषम, भाज्य, भाज्य सब प्राकृत है। सब कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या ही है। सबका सिर्फ प्रॉपर्टीज अलग अलग है, सबका गुण अलग अलग होता है। जैसे 2 से भाग लगेगा सम, 2 से भाग नहीं लगेगा विषम, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा अभाज्य, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे भाज्य, है ना। जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 होगा उसे स्वभाज्य, है ना। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक ही भाज्य संख्या होगा वो स्वभाज्य, सॉरी जुड़वा अभाज्य, है ना। तो ये सब आपका नंबर से हो जाते हैं, ये सब प्राकृत ही है, क्लियर है। तो विषम संख्या यानी ओड नंबर, ठीक। इसके बाद हो गया जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या, भाज्य अथवा यौगिक संख्या, भाज्य या यौगिक उसी को बोलते हैं। यानी कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर, इसके बाद है स्वअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे जुड़वा बच्चा होता है ना, ट्विंस, है ना, जुड़वा, जैसे एक ही साथ एक ही बार में 2 बच्चे जन्म होते हैं, जुड़वा बच्चा होता है, ट्विंस, ठीक है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक। ये सारा संख्या आपका किसके अंदर है? जितने भी ये लिख रहे हैं ये सब प्राकृत के अंदर है। तो मेनली आप सीधा यहां से देखो, तो वास्तविक के 2 भाग परिमेय और परिमेय, परिमेय से 2 भाग पूर्णांक, भिन्न पूर्णांक को 3 भाग में बांटते, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। फिर धनात्मक और शून्य दोनों मिलके बनेगा पूर्ण संख्या में, है ना। अब पूर्ण के अंदर में आएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत के अंदर बाकी सारी चीजें प्राकृत में ही आएगा ये सारा, ठीक है, ठीक। ये सारा आप लोग जानते हैं और ये पढ़ा भी चुके होंगे, हमने एक बार डिवाइड कर दिया कौन किससे निकला हुआ है, आपको अब ये आसानी हो जाएगी। अब दशमलव भिन्न की बात करें तो दशमलव भिन्न भी हम बता ही देते हैं, यही भी लिख देते हैं, ये भी अच्छा रहेगा आपको। दशमलव, दशमलव डेसिमल नंबर, ठीक है। देखो दशमलव संख्या जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा शांत और दूसरा होगा अशांत, या इसी को बोलते हैं अशांत या अनवसानी, है ना। एक होगा
शांत, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है अशांत, नॉन अशांत या अनवसानी भी बोलते हैं इसको, अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो दशमलव संख्या के भी दो भाग, शांत और अशांत। देखिए शांत के कोई भाग नहीं होते, लेकिन अशांत के दो भाग होते हैं, है ना। तो जो अशांत है इनके दो भाग हो जाते हैं। हो जाएगा अशांत आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति तो आवृत्ति होता है, आवृत्ति ना। अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक, ये हो गया दशमलव संख्या। तो अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो होगा या तो शांत या अशांत आवर्ती। ये दोनों आपको परिमेय के अंदर में आएंगे। ये किस में आएंगे? परिमेय, परिमेय संख्या। तो शांत किस में आएगा? परिमेय में। अशांत आवर्ती भी किस में आएगा? ये भी आएगा परिमेय संख्या में। ठीक है, तो शांत और अशांत आवर्ती ये दोनों आएगा इसके हिस्सा में, परिमेय वाला में। ठीक है, मतलब इसमें परिमेय वाला में, और जो अशांत अनावर्ती होगा वो आएगा अपरिमेय में। तो वास्तविक संख्या के दो भाग, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय वाला में आ जाएगा शांत और अशांत आवर्ती, ये दोनों परिमेय का हिस्सा है। और जो अशांत अनावर्ती वाला है ये अपरिमेय। तो अपरिमेय का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये अशांत अनावर्ती निकलेगा, ना कभी कटेगा पूरी तरह से, ना कभी ये रिपीट होगा, ना ही दोहराएगा। ये होता है आपका अपरिमेय वाला का। इतना जान लेने के बाद हमको नहीं लगता है अब कहीं बाहर इससे रिलेटेड चीजें रहेगा, है ना। अब डेफिनेशन तो आप लोग सबका आता है। ये बेसिक से बता, इसमें सारा आप लोगों को इसी में सभी क्लियर कर देते हैं और कुछ भी समझा करके। चलिए लिख लीजिए, इसको लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर है। तो इसमें हमने जो समझाया लिखाया है ये, तो संख्या दो प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक, है ना। तो काल्पनिक संख्या जो रूट के अंदर माइनस में होगा वो काल्पनिक, बाकी सभी संख्याएं होगा वास्तविक। और वास्तविक के फिर दो भाग, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या होगा? जो रूट में रहेगा, जिसका रूट नहीं हटेगा वो क्या होगा? अपरिमेय। जो रूट में हो और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं, मतलब रूट नहीं हटेगा, वो होगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, और बाकी सभी संख्याएं फिर क्या होगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को भी दो भाग में बांटा गया, पूर्णांक और भिन्न। तो पूर्णांक क्या होता है?
समझे। तो पूर्णांक देखिए पूर्णांक और भिन्न दो होता है। परिमेय क्या होता है इसको भी जानते हैं। तो मेनली परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिसे हम p बाई क्यू में लिख सकेंगे, यानी बट्टे के रूप में लिख पाएंगे। दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, दोनों सेम संख्या से नहीं करना चाहिए। अगर कटने वाला रहेगा तो परिमेय संख्या में परिवर्तनशील होगा, परिमेय में उसे बदला जाएगा, है ना। और q बराबर 0 नहीं, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी में भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी भाग ही नहीं लगता है, इनफिनाइट या अपरिभाषित दिया जाता है। जैसे मान लो कि 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा इनफिनाइट, है ना। हाँ 0/1 करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो इसीलिए नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे में 0 होगा तब वो परिमेय में नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिसे p बाई क्यू में लिख पाएंगे, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परिमेय हो जाएगा। अब जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हो, जैसे हम 4/6 लिख रहे हैं, अब ये परिमेय है मगर परिमेय में बदला जा सकता है ना, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3। अब ये हो गया आपका परिमेय। लेकिन 4/6 क्या है, परिमेय में बदलने वाला है, परिमेय अभी पूरा परिमेय में नहीं है, ये परिमेय के रूप में ये नहीं लिखा गया, बल्कि परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। परिमेय संख्या में परिवर्तनशील है ये 4/6, तो 2/3 आपका परिमेय में बदल गया, ठीक। तो जिसे भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख पाएंगे वो होगा आपका परिमेय। जैसे मान लीजिए 1, तो 1 भी क्या है परिमेय, 0 परिमेय है, 0 क्या है परिमेय संख्या, कुछ नहीं तो 0/1 लिख सकते हैं ऐसे, तो 1 है तो कुछ नहीं तो 1/1 लिख सकते हैं, तो अकेला कोई भी संख्या हो वो भी परिमेय है, समझे। तो जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख पाएंगे वो आपका परिमेय हो जाएगा। और p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अपरिमेय तो हो गया क्या, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय। तो किसे नहीं लिख सकेंगे, तो जो रूट में रहेगा जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो वैसे संख्या को ही हम p बाई क्यू में नहीं लिख पाएंगे, तो इसे यानी अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका अशांत अनावर्ती, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। मतलब इसके अंदर जो भी आया वो सबका दशमलव प्रसार अशांत मतलब शांत या अशांत आवर्ती होगा। तो इसके अंदर में शांत या अशांत आवर्ती होगा, तो इसका होगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ अलग से बताया है। तो देखिए परिमेय के अंदर में दो भेद फिर हो जाता है, पूर्णांक और भिन्न। तो पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य के समुच्चय को ही बोलेंगे पूर्णांक संख्या। यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य तीनों मिल करके बनेगा पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो एक तरह से कहिए गिनती की संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, अर्थात प्राकृत संख्या जितने भी है वो सब धनात्मक पूर्णांक है ना। जितने भी प्राकृत संख्या है वो सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक में आ गया। अर्थात ये भी कह सकते हो कि गिनती की सभी संख्या धनात्मक पूर्णांक है, और जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनका संगत एक ऋणात्मक पूर्णांक भी होगा, है ना। और 0 जो होता है ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य तीनों के सम्मिलित रूप को ही बोलेंगे क्या, पूर्णांक संख्या, है ना। तो पूर्णांक, पूर्ण अंक, आप समझते हो पूर्णांक को तोड़ के अगर दिमाग में याद रखो, पूर्णांक जो होता है तो ये पूर्ण जोड़ अंक है ना, पूर्ण जोड़ अंक यानी बन गया पूर्णांक। पूर्ण मतलब पूरा, ये क्या होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। कैसा अंक होना चाहिए, पूरा अंक, जो पूरा अंक है ना, जिसका हिस्सा नहीं है, भाग नहीं हुआ जिस पर, वो हो गया पूर्णांक, है ना। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा अंक है, चाहे वो माइनस में रहे या प्लस में रहे, लेकिन पूरा रहना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। पूरा अंक रहना चाहिए, है ना। पूरा का मतलब जैसे आप मान लीजिए गोटा हम लोग बोलते हैं ना, एक सेब है तो पूरा है ना, तो वो पूर्ण हुआ। अब उसको काट दीजिए बीच से तो वो आधा आधा हो गया ना, तो 1/2 भाग हो गया। 4 भाग कर दीजिएंगे 1/4 भाग हो गया, है ना। 3 भाग में काटोगे तो 1/3 भाग हो जाएगा। 8 भाग कर दोगे 1/8 भाग हो जाएगा। तो वो भाग हो गया, यानी वो भिन्न में हो गया, पूरा नहीं हुआ। पूरा का मतलब पूर्ण होना चाहिए, पूरा है ना, गोटा होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए क्या हो गया, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। तो पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक तीनों आता है। अब भिन्न में मतलब किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो भिन्न संख्या बनेगा, ठीक है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक और शून्य ये दोनों मिलकर के पूर्ण संख्या बनाएगा,
है ना। तो पूर्ण संख्या में क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक और शून्य। तो धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, जैसे गिनती की सभी संख्या आपको धनात्मक पूर्णांक में आएगा, अर्थात प्राकृत संख्या भी कहिए, है ना। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को भी बोलते हैं ना, तो गिनती की सभी संख्या धनात्मक पूर्णांक में आएगा, तो उसमें जीरो मिला देंगे तो आपका बन जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे उनके संगत एक ऋण पूर्णांक होगा, माइनस चिन्ह वाला संख्या होगा, तो वो ऋण पूर्णांक कहलाएगा। जो कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों मिल करके जीरो हो जाएगा। सेम जैसे मान लो 2 है, 2 का यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक -2, दोनों मिल के यानी क्या होगा, जीरो, दोनों एकजुट करके आपस में जीरो बन जाएगा। तो यानी वो एक दूसरे का योज्य यानी कि योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। चलिए, तो धनात्मक पूर्णांक शून्य मिलके पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंदर में आएगा आपका प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृत बोलते हैं। तो गिनती 1 से शुरू होता है ना। तो जब भी गिनती करेंगे कहाँ शुरू करते हैं, 1 से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते हैं, है ना। तो जीरो से गिनती शुरू होता है क्या, नहीं होता है, तो 1 से होता है, जीरो से नहीं होता है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या यानी एक से लेकर आगे जितने भी गिनते हैं वो सब, अब गिनती हम लोग 1 सवा 1.5 पौने 2 सवा 2 ऐसा भी नहीं गिनते हैं, है ना। जब भी गिनेंगे तो पूरा गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे, है ना। तो ये सभी आपका क्या होगा, प्राकृत में आ जाएगा। तो पूर्ण में क्या होगा, तो प्राकृत संख्या में ही जीरो शामिल कर देंगे तो पूर्ण बन जाएगा। तो प्राकृत और पूर्ण में सिर्फ जीरो का अंतर होता है, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए प्राकृत के अंदर में ही आएगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, जुड़वा अभाज्य। तो सम संख्या क्या होगा, जिससे वह मतलब वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहेंगे। वह प्राकृत संख्या जिनमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहेंगे। सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा, 2। जीरो सम संख्या होगा, नहीं, जीरो प्राकृत में नहीं आता है। तो सम, ये सारा संख्या प्राकृत में होता है ना। कहेगा जीरो में 2 से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 2 से तो भाग लगा, लेकिन वो प्राकृत नहीं है। तो जब भी होगा प्राकृत संख्या में ये सारा संख्या आएगा। तो यानी पहला सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा, सबसे छोटा विषम 1 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा ना। तो जिनमें 2 से पूरा भाग लगे सम, जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे विषम, ठीक है। और सम संख्या का मानक रूप जो होता है, व्यापक रूप ये होता है अगर कोई पूर्णांक m दे दिया जाए, है ना, या कोई प्राकृत संख्या m दे दिया जाए, कोई प्राकृत संख्या m है तो सम संख्या का व्यापक रूप होगा 2m। मान लीजिए कोई एक प्राकृत संख्या है m, तो सम संख्या का रूप क्या होगा, इनमें 2 से गुणा कर दीजिए, सम बन जाएगा, यानी हो जाएगा 2m, है ना। अगर कोई प्राकृत संख्या m दे दिया है तो सम संख्या का रूप क्या बनेगा, 2m बनेगा, ठीक है। और विषम संख्या का रूप क्या होगा, तो 2m - 1। कोई प्राकृत संख्या m के लिए विषम संख्या का व्यापक रूप 2m - 1 होगा, या 2m + 1 भी कर देंगे तो भी प्राकृत ही रहेगा। क्या बोले, परीक्षा दिए थे, क्वेश्चन। तो सम संख्या मतलब कोई भी प्राकृत संख्या है, कोई भी, मान लो पूर्णांक प्राकृत संख्या के रूप में हमने m लिया, मान लो प्राकृत संख्या के रूप में p ही दे दिया। किसी प्राकृत संख्या p के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, 2p होगा, मतलब 2 से गुना हो जाएगा तो प्राकृत बन जाएगा, ठीक है। किसी भी प्राकृत संख्या में जब 2 से गुना होगा वह सम हो जाएगा, ठीक है। और विषम संख्या रूप बनाने के लिए 2m - 1 या 2m + 1 कर सकते, या 2p + 1 2p - 1 जो है ना। तो ये 2p - 1 ही प्राय बुक्स में लिखता है, तो 1 जोड़ भी देंगे तो भी वो प्राकृत ही, ये सॉरी विषम ही रहेगा, ठीक है। मतलब सम में 1 जोड़ी 1 बढ़ाइए या सम में 1 घटाइए तो प्राकृत रहेगा, सॉरी वो मतलब विषम ही रहेगा, है ना। तो सम संख्या से 1 आगे भी विषम ही होता है, सम संख्या से 1 पीछे भी विषम ही रहता है, क्योंकि एक सब विषम फिर सम फिर विषम फिर सम फिर विषम फिर सम विषम सम विषम ऐसे होते रहता है ना। चलिए, तो ये सम और विषम क्लियर है। अब इसमें भाज्य अथवा यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो भाज्य क्या होता है, वह संख्या जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या से भाग लग जाए तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य मतलब जिसमें भाग लगे वो होता है भाज्य। तो दुनिया का कोई भी संख्या में 1 से तो भाग लगने करता है, और खुद से तो सब में भाग लगता है ना। 1 से और खुद से तो दुनिया के हर संख्या में भाग लगता ही है। तो भाज्य का मतलब ये हुआ जिनमें औरों किसी से भाग लगे वो हुआ भाज्य। तो भाज्य होने का ही मतलब होता है भाग लगना, है ना। विभाज्य जो विभाज्य वो भाज्य है।
तो जिनमें किसी भी दूसरे संख्या से भाग लगे वो भाज्य संख्या है। तो जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या से भाग लगे तो वह होता है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, तो भाज्य या यौगिक क्लियर है। अब देखो भाज्य या यौगिक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, है ना। देखो हर एक संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं तो होता ही है। कोई भी संख्या हो उनमें एक से भाग लगेगा ही, खुद से लगेगा ही। तो किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं से भाग लगता है वो सब उनका गुणनखंड कहलाता है। किसी भी संख्या में जितने भी संख्या से भाग लगेगा वो सब उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो हर सभी संख्या में एक से भाग लगता है तो एक सभी संख्या का गुणनखंड में आएगा। और जो संख्या है वो खुद अपने आप का गुणनखंड होगा क्योंकि अपने आप से तो भाग लगेगा ही, है ना। इसीलिए समझे, तो जो भाज्य संख्या होगा उनमें एक और खुद से तो भाग लगेगा ही, साथ ही साथ और भी किसी और से भाग लग जाएगा, समझे। तो इसीलिए भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा पूछ दे कि भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं तो 2 से अधिक। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या, तो वह संख्या जिनमें सिर्फ एक और खुद से ही भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे। वह संख्या जिनमें एक और स्वयं से ही भाग लगे वह होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, एक और वो खुद है ना, स्वयं इटसेल्फ। ठीक है, तो एक और स्वयं यानी इटसेल्फ वो आपका अभाज्य हो, वो मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंड होंगे, एक और स्वयं। देखिए स्वभाज्य, तो स्वभाज्य क्या होता है, जब 2 संख्याओं का मौसम यानी HCF एक होता है तो वो स्वभाज्य कहलाता है। तो मौसम हम लोग निकालने के लिए जानते हैं, है ना। तो मौसम जो होता है महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में अधिक से अधिक कौन सा यानी गुणनखंड कॉमन है, मतलब दोनों में सबसे अधिक कौन संख्या से भाग लग रहा है ना। अगर 2 संख्या दे दिया जाए कि ऐसा सबसे बड़ा संख्या बताओ जो दोनों को भाग दे देगा, वही उनका मौसम होगा। महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, अपवर्तक गुणनखंड भी बोलते हैं ना, यानी अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं उसको। महत्तम सम अपवर्तक, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, सम मतलब बराबर, अपवर्तक मतलब गुणनखंड। सबसे बड़ा बराबर गुणनखंड ही क्या है, महत्तम समापवर्तक है। उसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में, वहां जब जाएंगे। तो हर चीज नहीं करेंगे, सारा चीज तो आप जानते हैं। एक बार हमसे मतलब एक बार क्या करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते क्या क्या होता है, तो जो जो इनमें आएगा वो सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए हर चीज को फिर से पढ़ा दे, लिखा दे, टाइम वैसे में लगाने से कोई फायदा नहीं। हम एक बार रिवाइज करवा दें इसे। ठीक है, स्वभाज्य समझ में आ गया। तो जब 2 संख्या का मौसम एक होगा तो वो दोनों संख्या स्वभाज्य होगा। तो मौसम एक होने का मतलब क्या होगा, मौसम एक होने का मतलब दोनों संख्या में कोनो संख्या से भाग नहीं लग रहा है। अगर जो 2 संख्या दिया है उन दोनों संख्या में एक के अतिरिक्त कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को भाग दे, तो वही दोनों संख्या क्या होगा, स्वभाज्य होगा, है ना। मतलब कोई ऐसा 2 संख्या दे दिया, अब उन दोनों संख्या में किसी भी दूसरे संख्या से भाग नहीं लग रहा है तो वो स्वभाज्य होगा, मतलब एक से ही सिर्फ लगेगा। समझ में आया। ठीक, तो एक से तो सभी संख्या में भाग लगता है, जब किसी से भाग नहीं लगेगा तो एक से लगेगा, इसलिए एक यानी कि उनका मौसम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्वभाज्य संख्या। अगला है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या होता है कि जब 2 अभाज्य संख्या के बीच में सिर्फ एक ही भाज्य संख्या हो, है ना। कोई 2 अभाज्य संख्या है, उनके बीच में सिर्फ एक भाज्य संख्या होगा तो वो दोनों आपका कहलाएगा जुड़वा अभाज्य। जैसे 11 और 13, 11 और 13 के बीच में एक ही भाज्य है कौन, 12, तो 11 और 13 क्या है, जुड़वा अभाज्य है ना। जब भी किसी 2 संख्या के बीच में सिर्फ एक ही भाज्य हो तो वो होगा जुड़वा अभाज्य। जैसे और एक होगा कौन, 17 19, 17 और 19 दोनों अभाज्य हैं, उनके बीच में एक ही भाज्य है कौन, 18, तो वो दोनों भी जुड़वा अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, 15 भाज्य है, तो 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य, तब वो हो जाएगा जुड़वा अभाज्य। ठीक है, ये सब 29 और 31 समझा गया। हाँ, 29 31 होगा, उनके बीच में एक ही भाज्य 30। ठीक, चलिए अगला हो गया ये दशमलव संख्या के बारे में लिखें। देखिए दशमलव संख्या जो पॉइंट में रहेगा वो दशमलव होगा। तो दशमलव संख्या में ध्यान दीजिएगा, दशमलव संख्या जो होता है उनके 2 भाग होते हैं, बचपन में पढ़े होंगे। जैसे मान लो 2.532 लिखे, है ना। दशमलव संख्या इधर होता है, इधर देखिए इसको बोलते हैं होल नंबर प्लेस, और इधर होता है डेसिमल प्लेस, है ना। इधर पूर्ण संख्या होता है, इधर होता है दशमलव
दशमलवांश, इधर पूर्णांश इधर दशमलवांश, है ना। इसको बोलते हैं होल नंबर प्लेस, और ये होता है डेसिमल प्लेस। इधर वाला डेसिमल प्लेस होता है, इधर वाला होल नंबर प्लेस होता है। इसको बोलते हैं पूर्णांश, पूर्ण अंक वाला हिस्सा इधर, उधर होता है दशमलव वाला हिस्सा यानी भाग वाला हिस्सा। तो ये होता है दशांश, ये शतांश, सहस्त्रांश, ये 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग, है ना। तो इसके बाद जितना दाहिना जाएंगे वो उतना ज्यादा संख्या से भाग लगेगा उसमें, इसीलिए दशमलव के बाद जितना दूर जाएंगे मान उतना छोटा होते जाता है। इसलिए दशमलव के बाद संख्या जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, डिजिट बाय डिजिट। इसको 532 नहीं बोलेंगे, तो 532 बोलेंगे, 2.532, है ना। 2.532 नहीं पढ़ते इसको, है ना, 2.532 बोले, क्या कि इसके बाद ये 5, जैसे यहाँ मान लो 9 डाल दिए, कौन बड़ा है बताओ, 5 बड़ा है कि 9 बड़ा है? 5 बड़ा है भैया। जितना दाहिना तरफ जाओगे उतना छोटा होता है। जैसे ये 5 का 10वें भाग हुआ, ये 9 का कितना भाग होगा? 10,000वां भाग। ये 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, ये 10,000वां भाग, यानी 5 में यहाँ 10 से भाग लगेगा, यहाँ 9 में 10,000 से भाग लगेगा, है ना। तो इसका मान बहुत छोटा निकलेगा ना। ठीक है, तो ये होता है दशमलव वाली संख्या। तो जो पॉइंट में रहेगा वो दशमलव वाला होगा। अब देखो दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत, एक अशांत या अनवसानी, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ठीक, तो अब देखो शांत वाले का कोई भाग नहीं है, लेकिन अशांत को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती, है ना। ठीक, तो अशांत के 2 भाग, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जो दोहराएगा, अनावर्ती मतलब जो नहीं दोहराएगा, है ना। तो आवर्ती का मतलब जैसे कोई संख्या, जैसे देखो शांत का मतलब जो पूरी तरह से कट गया, स्थिर हो गया और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो वो हो जाएगा शांत। जिसमें और भाग नहीं लगेगा, पूरी तरह से कट गया वो, तो हो गया शांत। अशांत का मतलब जिनमें भाग दिए पूरा तरह से नहीं कट पाया, है ना। तो नहीं कट पाया तो उसमें 2 स्थिति हो सकता है, या तो वो संख्या को रिपीट करने लगेगा, या तो एक होगा जो रिपीटे नहीं होगा संख्या, देते जाओ बार बार नया संख्या आते जाएगा, देते जाओ आते जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो दोहराने लगेगा तो आवर्ती, नहीं दोहराएगा, जब कटेगा भी नहीं ना तो दोहराएगा भी, ये हो जाएगा अनावर्ती। ठीक, तो ये होता है यानी कि दशमलव संख्याएं। ठीक, तो ये दशमलव प्रसार 2 तरह, शांत अशांत, अशांत के 2 भाग, अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती। अब देखो यहाँ जो दशमलव वाली संख्याएं भी है, इनमें भी परिमेय अपरिमेय होता है। तो जो शांत और अशांत आवर्ती है, शांत वाला और अशांत आवर्ती वाला, ये दोनों होता है आपका परिमेय संख्या में, और अपरिमेय में हो जाएगा अशांत अनावर्ती। ये सिर्फ अकेला होता है अशांत यानी अनावर्ती वाला अपरिमेय संख्या में, ये दोनों आपका हो जाएगा परिमेय में। ठीक है, तो ये दोनों आपका ये दोनों परिमेय में, और ये आपका अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई इसमें और कुछ बताना है? नहीं, ठीक है, रहने दीजिए।